हेलो दोस्तों, मैं पीयूष जौहरी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके पैट का एग्ज़ाम, वीडियो के एग्ज़ाम और वनडे एग्ज़ाम की तैयारी की श्रृंखला में नई सीरीज़ जो चल रही है, उसी सीरीज़ में एक नया क्वेश्चन पेपर आपके लिए आया है, जिसमें हमारे टॉपिक्स रहेंगे हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी और साइंस। एंड सब्सक्राइब माई चैनल टारगेट लर्न 98, इसको करना मत भूलें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। तो हमारा हिस्ट्री से पहला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? प्रभाकर ने, पुलकेशन द्वितीय ने, नरसिंह वर्मन पल्लव ने या शशांक ने? द राइट आंसर इज पुलकेशन द्वितीय ने। यहाँ पे इसको सेकंड और कर लीजिएगा, पुलकेशन द्वितीय ने। हर्षवर्धन को किसने हराया था? पुलकेशन द्वितीय ने। ये किस वंश के शासक थे? पुलकेशन द्वितीय। ये चालुक्य वंश के शासक थे। पूछा जा सकता है कि पुलकेशन द्वितीय किस वंश के शासक थे, तो ध्यान रखिएगा चालुक्य वंश के शासक थे। किसको हराया था? हर्षवर्धन को हराया था। और ज़्यादा अगर टफ करेगा, वैसे आपके वनडे एग्जाम में नहीं आना, पर आप अपनी जानकारी के लिए ध्यान रखें, किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे। इससे 3 क्वेश्चन निकल के आते हैं। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया? पुलकेशन द्वितीय ने। और पुलकेशन द्वितीय किस वंश के शासक थे? चालुक्य वंश के शासक थे। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? प्रयाग, कन्नौज, थानेश्वर या मथुरा? जब हर्षवर्धन का राज्याभिषेक हुआ तब इनको राजधानी प्राप्त हुई थी, वो थी थानेश्वर। बाद में इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया? बाद में इन्होंने कन्नौज को बनाया। जब ये इनका राज्याभिषेक हुआ तब इनकी राजधानी कौन सी थी? इन्हें मिली थी थानेश्वर। बाद में इन्होंने कन्नौज को राजधानी बनाया। आरंभिक राजधानी पूछे तो थानेश्वर, और अंतिम राजधानी जो पूछी जाए तो कन्नौज, हर्षवर्धन की। निम्न में से किस प्रतिहार राजा ने प्रभास, आप प्रभास कर लीजिएगा, निम्न में से किस प्रतिहार राजा ने प्रभास की उपाधि धारण की थी? मिहिर भोज ने, वत्सराज ने, राम भोज ने या नागभट्ट द्वितीय ने? प्रभास की उपाधि किसने धारण करी थी? द राइट आंसर इज मिहिर भोज ने। प्रभास की उपाधि धारण करी थी मिहिर भोज ने। ये किस वंश के शासक थे? मिहिर भोज किस वंश के शासक थे? प्रतिहार वंश के शासक थे। इनका वंश का भी क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखिएगा। मिहिर भोज किस वंश के शासक थे? प्रतिहार वंश के शासक थे। और इन्होंने कितने साल तक राज्य किया? इन्होंने लगभग 50 साल तक, 50 वर्षों तक शासन किया। किसने? मिहिर भोज ने, जिसे किसकी उपाधि ली थी? प्रभास की। इन्हें एक और उपाधि दी गई जो बहुत फेमस है, आदिवराह। आदिवराह और प्रभास। प्रतिहार राजा ने प्रभास की उपाधि ली थी? मिहिर भोज ने। इनका राज्य 50 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। इन्हें 2 उपाधि मिली, आदिवराह और प्रभास। किस वंश के थे? प्रतिहार वंश, मिहिर भोज। किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? 12वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में? जो दिल्ली का कुतुब मीनार है वो किस शताब्दी में बनाया गया था? द राइट आंसर इज 13वीं शताब्दी में। दिल्ली का कुतुब मीनार कब बनाया गया था? 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। और किसने इसका निर्माण कार्य प्रारंभ किया था? इसका निर्माण कार्य किसने प्रारंभ किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगर पूछा जाए कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और किसके कार्यकाल में पूरा हुआ था? इल्तुतमिश के कार्यकाल में। इल्तुतमिश के कार्यकाल में निर्माण प्रारंभ कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और किसके कार्यकाल में पूरा हुआ? इल्तुतमिश के कार्यकाल में। और ये कुतुब मीनार जो नाम है, ये किसके नाम पर रखा गया? एक प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनके नाम पर कुतुब मीनार नाम रखा गया। अब ठीक है, कितने क्वेश्चन इससे राइज होते हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण कब कराया गया? 13वीं शताब्दी में।
कौन सी शताब्दी में? 13वीं शताब्दी में। किसने निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसके कार्यकाल में पूरा हुआ? इल्तुतमिश के कार्यकाल में। और किसके नाम पर कुतुब मीनार रखा गया? प्रसिद्ध सूफी संत या ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर निर्माण कराया कुतुबुद्दीन ऐबक। किसके कार्यकाल में पूरा हुआ? इल्तुतमिश। कौन सी शताब्दी में? 13वीं शताब्दी में। किसके नाम पर रखा गया? प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से पहले और बाद में शासन किया? मतलब खिलजी से पहले और खिलजी के बाद में शासन किया। वह कौन से दो शासक थे? गुलाम और लोदी वंश, सैयद और लोदी वंश, तुगलक, गुलाम और तुगलक वंश, तुगलक तथा लोदी वंश। तो खिलजी से पहले किसने शासन किया है? खिलजी से पहले शासन किया है गुलाम वंश ने, और खिलजी के बाद तुगलक वंश ने। ध्यान रखिएगा, खिलजी से पहले गुलाम वंश ने और खिलजी के बाद तुगलक वंश ने। इसमें पूरी एक सीरीज है इसकी, तो आप पूरी सीरीज याद रखें तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे सबसे पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश। तो इसको एक ट्रिक भी याद कर सकते हैं, गुखत से लोधी। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। अब किसी के बीच का पूछ देगा तो आपको याद होगा। सर्वप्रथम कौन सा आता है? सबसे पहले हमारा आएगा फर्स्टली गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, नेक्स्ट तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और लास्ट लोधी वंश। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। तो वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से पहले तत्काल और बाद में शासन किया? गुलाम और तुगलक वंश। बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी। जो बाजार में विनिमय प्रणाली हुई, लेन देन की प्रणाली, वो किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, इल्तुतमिश द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, गयासुद्दीन द्वारा। जो बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ करी गई थी, ये करी गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। जो अलाउद्दीन खिलजी था उसके समय बाजार विनिमय प्रणाली चालू करी गई थी। इसके समय में बाजार व्यवस्था का जो नियंत्रण होता था, उस अधिकारी को क्या कहते हैं? दीवान ए रियासत। दीवान का रियासत क्या कहते थे? दीवान ए रियासत। बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, और उसका जो अधिकारी होता था उसे कहते थे दीवान ए रियासत। भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? जो चमड़े मुद्रा जो होती है, वो चमड़े पर जो उसने बनवाया, वो किसने करी है? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसके समय में चमड़े का अधिक विस्तार हुआ है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। तो इसने मुद्रा भी चमड़े पर ही प्रतीक के रूप में इसने बनवाई। पूछा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि चमड़े का विस्तार सर्वाधिक किसके शासनकाल में हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, और मुद्रा का तो इसने चलवाया ही था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश सबसे आखिरी वंश, इसका संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? बाबर, बलबन, हुमायूं या उमर शेख? प्रथम मुगल शासक कौन था? प्रथम मुगल शासक था बाबर, जिसका पूरा नाम क्या है? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। पूछा जा सकता है बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, और प्रथम मुगल शासक भी यही था। भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? देखिए वही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज का अंतर है। मुगल शासक भारत का और मुगल बादशाह कौन था, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। चाहे शासक पूछ दे चाहे वो बादशाह पूछ दे, आंसर एक ही होगा हमारा, बाबर। अब कब बना? तो जो हमारा पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ हमारा? 21 अप्रैल 1526 में। डेट आपको ना भी याद है, ईयर आपको याद होनी चाहिए। कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 को। और किसको पराजित किया इन लोगों ने? इन्होंने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। ठीक है, किसको पराजित किया? इब्राहिम लोदी को पराजित कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। अब पूछा जा सकता है कि मुगल बादशाह कौन था पहले? बाबर। दूसरी चीज,
किस युद्ध में पराजित करके ये बने बादशाह? पानीपत के प्रथम युद्ध में। किसको पराजित किया? इब्राहिम लोदी को पराजित किया। कब किया? 21 अप्रैल 1526 को। और इस तरीके से ही पूछा जा सकता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ है? 21 अप्रैल 1526 को। किन किन के मध्य हुआ है? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। किसके मध्य? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। कब? 21 अप्रैल 1526 को। 3 क्वेश्चन से तैयार हुए आपके। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526। किस किस के मध्य? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। ठीक है। कौन सा? पानीपत का प्रथम युद्ध। अब हमारे आते हैं इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा बैंक मुख्यतः लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करता है? जो लघु उद्योग हैं उनके संबंध में कौन सा बैंक कार्य करता है? SIDBI, IDBI, नाबार्ड या ICICI बैंक? कौन सा बैंक कार्य करता है लघु उद्योगों के लिए? द राइट आंसर इज SIDBI। SIDBI। इसकी कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। क्या होगी? लघु उद्योग तो लघु से स्मॉल, इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। लघु उद्योग तो लघु उद्योग से सीधे समझना चाहिए, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई? 1990 में। लघु उद्योगों के लिए कौन कार्य करता है? SIDBI। किस सन में? 1990 में। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? जो भारत का बैंक है व्यापारिक बैंक कौन सा? नाबार्ड, ICICI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक पूछा जाएगा तो आंसर होगा, द राइट आंसर इज C ऑप्शन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा बैंक? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI, जो सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1920 में, 1930 में, 1935 में, 1940 में? रिजर्व बैंक की स्थापना हुई है 1935 में। इसकी तो आपको डेट भी रटी होनी चाहिए, 1 अप्रैल 1935। कब हुई भारतीय रिजर्व बैंक की RBI की स्थापना? 1 अप्रैल 1935। कहाँ की गई थी? कोलकाता में की गई थी, जैसे कलकत्ता कहते थे। 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में करी गई थी, परंतु वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? मुंबई में। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? 1949 में। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। परंतु वर्तमान में हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1949 में। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? अर्थव्यवस्था का एकीकरण, वित्तीय बाजार का एकीकरण, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों का एकीकरण। वैश्वीकरण का अर्थ है आपका घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। जो घरेलू अर्थव्यवस्था है उसका वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। सरकार द्वारा लाए गए अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। जो सरकार द्वारा कोई भी नियम या अवरोध या प्रतिबंध लाए गए हैं उसको हटाना क्या कहलाएगा? वैश्वीकरण कहलाएगा, निजीकरण कहलाएगा, द्विपक्षीय समझौता कहलाएगा, या उदारीकरण। जब सरकार हटाती है तो कहती है उदारीकरण नीति से हटाया है। क्या कही? उदारीकरण। द राइट आंसर इज उदारीकरण। वर्गीस कुरियन किससे संबंधित है? नील क्रांति से, पीत क्रांति से, श्वेत क्रांति से, या हरित क्रांति से? वर्गीस कुरियन संबंधित है श्वेत क्रांति से। जैसे दुग्ध के जनक भी कहा जाता है, दुग्ध उत्पादन के जनक, दुग्ध उत्पादन के जनक भी कहा जाता है इन्हें, वर्गीस कुरियन को। भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें कौन सी हैं? चावल, गेहूं, मूंग, कपास, जूट और गन्ना, तंबाकू, दाल, गेहूं, या आलू, चाय, चावल? जो वाणिज्यिक फसल है वो है हमारी कपास, जूट और गन्ना। ये हमारी वाणिज्यिक फसलें हैं। अब ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, रोपड़ फसल
रोपड़ फसल हमारी कौन सी हो जाएगी? चाय, कॉफ़ी, रबर और नारियल। ये हमारी कैसी हैं? वो रोपड़ फसल हैं। अगर वाणिज्यिक पूछे तो कपास, जूट और गन्ना, और रोपड़ पूछे तो चाय, कॉफ़ी, रबड़ और नारियल। मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? जब मुद्रास्फीति होती है तो करों में क्या होता है? वृद्धि होगी, कमी होगी, स्थिर बने रहेंगे या घटबढ़ होगी? मुद्रास्फीति के समय करों में वृद्धि होती है। निम्न में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? जब पंचवर्षीय योजना दी गई है, इनमें से कौन सा क्रम सही नहीं है? किसकी सन गलत दी गई है? 5वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना? तो देखो, सबसे पहले तो इसमें हमें चूज़ करना है कि राइट क्या है। तो पहली पंचवर्षीय योजना सबको पता होनी चाहिए, 1951 से 56 में आई थी, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना इसमें दी नहीं गई है, 5वीं पे आई है। 5वीं पंचवर्षीय योजना हमारी बिल्कुल गलत दी गई है, यही गलत सम्मिलित है। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना आई कब हमारी? 1974 से 79 तक। देखो, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, 11वीं 74 से 89, 74 से 79, उसके बाद 8वीं 92 से 97, 11वीं 2007 से 2012। तो हमारी कौन सी गलत है? 5वीं पंचवर्षीय योजना। वो कब आई? 74 से 79 तक। अब नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पर। भारत में किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसका लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का या आंध्र प्रदेश का? इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश का, जिसकी लोकसभा में सीटें हैं 80 और राज्यसभा में सीटें हैं 31। सर्वाधिक प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश करता है, लोकसभा में 80 सीटें देता है, राज्यसभा में 31। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? साल में 1 बार, साल में 2 बार, साल में 3 बार, साल में 4 बार? लोकसभा में सत्र बुलाए जा सकते हैं साल में 2 बार। आर्टिकल 85 के तहत 6 माह से अधिक अंतर नहीं हो सकता। कोई भी सत्र में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं हो सकता। जो हमारी लास्ट क्राइटेरिया है कि किस माह तक 6 माह का अंतर से अधिक अंतर नहीं हो सकता। कम हो सकता है पर 6 माह से अधिक का अंतर नहीं हो सकता 2 सत्र में। तो साल में 2 बार बुलाया जा सकता है। किस आर्टिकल के तहत? 85 के तहत। निम्न में से किस अनुच्छेद में भारत को इंडिया भी कहा गया है? इंडिया भी कहा गया है, सॉरी, क्या होगा? इंडिया भी। किस अनुच्छेद के तहत इंडिया भी कहा गया? आर्टिकल 1 के तहत, कि भारत एक राज्यों का संघ है, यूनियनों का संघ है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत को इंडिया भी कहा गया है। लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे है? अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को, संसदीय कार्य मंत्री को या राष्ट्रपति को? लोकसभा स्थगित करने का अधिकार है राष्ट्रपति को। और सत्र भी कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। किस आर्टिकल के तहत स्थगित करने का अधिकार है? आर्टिकल 85(2) के तहत या खा के तहत या बी के तहत स्थगित करने का अधिकार है राष्ट्रपति को। भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु और सेवा कर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वस्तु और सेवा कर लगाया गया? वस्तु और सेवा कर को क्या कहते हैं? जीएसटी, गुड्स सर्विस एंड टैक्स, जीएसटी। 103 के तहत, 99 के तहत, 101 के तहत या 97 के तहत? किस संशोधन के अंदर वस्तु सेवा कर लगाया गया था? 101 के तहत। कब? 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था जीएसटी। जीएसटी कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 को। किस संशोधन के तहत? 101 के तहत। इसकी फुल फॉर्म क्या है? वस्तु और सेवा कर, गुड्स सर्विस एंड टैक्स, 1 जुलाई 2017 को।
नेक्स्ट सीरीज आती है हमारी हिंदी की। वृक्ष शब्द का पर्यायवाची है प्रसून, पादप, किंकर या हेम। वृक्ष शब्द का पर्यायवाची है पादप। वृक्ष के और भी पर्यायवाची हैं, तरु है, दुम्र है, पादप तो है ही, बिटप, अगम, पेड़ और गाछ। ठीक है। कमल शब्द का पर्यायवाची है तामरस। कमल शब्द का पर्यायवाची क्या है? तामरस। कमल के और भी जो पर्यायवाची हैं, सरोज है, जलज है, अंबज है, पंकज है, शतदल है, अंबुज है, सरसेज है, नलिन है, तामरस है। आग शब्द का पर्यायवाची है पुंडरीक, वैश्वानर, सैंधव या शक्र। आग का पर्यायवाची क्या होगा? वैश्वानर। अब ये ध्यान रखिएगा, ये शब्द जो है ना ये बहुत सिंपल देंगे, पर इसके जो ऑप्शन देंगे वो थोड़े कठिन देंगे, क्योंकि एक ही नंबर का आना है। तो ध्यान रखिएगा, शब्द बहुत इजी होगा पर उसके जो उदाहरण दिए जाएंगे, जो विकल्प दिए जाएंगे वो कठिन दिए जाएंगे। तो कोशिश ये करिएगा पहली चीज़ तो एलिमिनेट करने की, कि सैंधव किसका है, शक्र किसका है, पुंडरीक किसका है, तब आप उस पर पहुंच जाएंगे। आग के वैसे और भी पर्यायवाची अनल है, पावक है, बाय सुखा है, दहन है, पर ये जल्दी नहीं देंगे आपको, देंगे इसी टाइप के। जैसे आग का शब्द का पर्यायवाची क्या है? वैश्वानर, जिसमें आप थोड़ा कंफ्यूज रहें। चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है चांदनी, पक्षी, मनमथ या करवाल। इसका आंसर होगा चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची करवाल। जैसे तलवार, खड्ग, ये भी चंद्रहास के हैं। कृपाण। आशय शब्द का पर्यायवाची है आहार, आचल, तात्पर्य, अपरिहार्य। द राइट आंसर इज तात्पर्य। आशय शब्द का पर्यायवाची। आशय का जैसे अर्थ निकाल सकते हैं मतलब, अर्थ, तात्पर्य, अभिप्राय आदि। अब हमारे साइंस के कुछ नोट्स हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। गाय के दूध में कैरोटीन उपस्थित होने के कारण उसका पीला रंग दिखाई देता है। पूछा जाता है कि गाय के दूध में पीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? कैरोटीन के कारण। पीला रंग जो दिखाई देगा वो किसके कारण? कैरोटीन के कारण। पीला रंग दिखाई देगा कैरोटीन के कारण। और सफेद रंग किसके कारण दिखाई देगा? सफेद रंग दिखाई देगा कैसीन के कारण, जो कैसीन नामक एक प्रोटीन के कारण। गाय के दूध में देखो पीला रंग दिखाई देगा कैरोटीन के कारण और सफेद रंग कैसीन के कारण। कैरोटीन के पीला रंग और सफेद कैसीन के कारण। खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा या स्प्लीन को कहा जाता है। पूछा जाता है आरबीसी डब्ल्यूबीसी, तो इसी प्रकार से आरबीसी का कब्रिस्तान अगर पूछता है तो प्लीहा को कहा जाता है, यानी कि स्प्लीन को कहा जाता है कब्रिस्तान। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, जो ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या कहलाती है? यकृत। और सबसे छोटी ग्रंथि अगर पूछा जाए तो पीनियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पीनियल ग्रंथि। सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी जाए तो यकृत, सबसे छोटी पूछी जाए पीनियल ग्रंथि। बड़ी ग्रंथि यकृत, छोटी ग्रंथि पीनियल। यकृत का प्रमुख कार्य पित्त का स्रावण। यकृत का जो कार्य है, सबसे बड़ी ग्रंथि इसका क्या है? पित्त का स्रावण, अमीनो अम्लों का डिएमिनेशन, यूरिया का संश्लेषण, विषैले पदार्थों से विशरण, विटामिनों का संश्लेषण। प्रमुख कार्य क्या है? पित्त का स्रावण, अमीनो अम्लों का डिएमिनेशन, यूरिया का संश्लेषण, विषैले पदार्थों का विशरण और विटामिनों का संश्लेषण इत्यादि है। अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य कौन सा है? कैल्शियम फास्फेट, जिसके कारण से कहा जाए तो थोड़ा मजबूत भी रहते हैं। अस्थियों दांतों में जो रासायनिक द्रव्य होता है वो कौन सा है? कैल्शियम फॉस्फेट। यकृत किसी भी पाचक एंजाइम का श्रावण नहीं करता है। जो पाचक एंजाइम है उसका श्रावण नहीं करता है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है?
जो कार्बोहाइड्रेट है उसके अलावा हमारे शरीर में ऊर्जा जो एनर्जी देने का प्रमुख स्रोत क्या है? वसा यानी कि विटामिन, वो सॉरी फैट, नॉट अ विटामिन, वसा यानी कि फैट। एक क्वेश्चन ये भी है, यकृत पाचक एंजाइम का श्रावण करता है? नहीं करता है। और कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है? वसा से। मानव शरीर अधिकांश ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करता है। जो ह्यूमन बॉडी है वो किससे एनर्जी प्राप्त करती है? मोस्टली कार्बोहाइड्रेट से। विटामिन शरीर के उपापचय क्रिया तथा प्रतिरक्षा तंत्र के लिए आवश्यक है। विटामिन किसके लिए? उपापचय क्रिया और प्रतिरक्षा तंत्र के लिए। एनर्जी जो मोस्टली हमें मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, जबकि माल्टोज शर्करा को अनाज से प्राप्त किया जाता है। अब शर्करा जो हमें अलग अलग क्षेत्रों से प्राप्त होती है उसके अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे अगर हमें मिल्क से प्राप्त हो यानी कि दूध से प्राप्त हो तो उसको हम लोग कहेंगे लैक्टोज। कौन सी शर्करा कहेंगे? पूछी जा सकता है क्वेश्चन में कि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज। और वही पूछ दे अनाज में तो उसको कहेंगे माल्टोज। दूध में पाई जाती है लैक्टोज, अनाज में पाई जाती है माल्टोज। दूध में लैक्टोज और अनाज में माल्टोज। यकृत विटामिन के का संश्लेषण करता है। विटामिन के खून का स्कंदन करने में सहायता करता है। नाइट्रोजन प्रोटीन का अनिवार्य घटक है। यकृत किसका संश्लेषण करता है? विटामिन के का। विटामिन के का कार्य क्या है? खून का स्कंदन करना। प्रोटीन का आणविक यौगिक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बना होता है। जो आणविक यौगिक है प्रोटीन का वो किससे बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। किससे बना होता है? प्रोटीन का आणविक यौगिक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बना होता है। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन जल की कमी कारण होती है। जो कहते हैं ना कि कभी कभी पेट खराब हो गया, वो मोस्टली जो होता है वो डिहाइड्रेशन की वजह से होता है। कि जैसे गर्मी पड़ रही है और जो गर्मियों के समय में ज़्यादातर होता है कि पानी हम लोग उतना पीते नहीं है, उसकी कमी हो जाती है, इससे डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिसे निर्जलीकरण भी कहते हैं। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था कि डिहाइड्रेशन किसकी कमी कारण होता है? जल की कमी कारण होता है। आपको हमारा सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।